कबीरदास का एक बहुत पॉपुलर भजन है, चदरिया झीनी रे झीनी। तो झीनी मतलब सफ़ेद, और सारी चादर शुरू में सफ़ेद ही होती है, धीरे धीरे उसमें रंग चढ़ाए जाते हैं। ये बहुत दार्शनिक सी बात है ही, इसको कहा ही इस लहजे से गया है। और हम लोग यहाँ पे इस वक्त एक मिनी पावरलूम फैक्ट्री में हैं। ये नौगांवा सदात ज़िला अमरोहा में है। और हम लोग ये समझेंगे कि एक चादर झीनी होती है, वो बनती कैसे है और फिर उस पर रंग कैसे चढ़ाए जाते हैं, वो राम का रंग हो या पीला या नीला रंग। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। मुझे सौरभ द्विवेदी ने ये सिखाया है, किसी वीडियो की ओपनिंग अच्छी दे दो तो आधा काम वहीं हो जाता है, बाकी आधा काम उस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देकर उसके साथ जस्टिस करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज़ान। ये हमें इस फैक्ट्री की एक एक स्टेप से ले जाएंगे। हम इनसे और दूसरी बातें भी करेंगे, सिर्फ प्रोसेस नहीं समझेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। फैज़ान जी, ये बताइए कि ये चल कब से रहा है? सबसे पहले ये हमारा 1975 से चल रहा है, दादा परदादा के टाइम से ही चल रहा है। किसने शुरू किया था, दादा या परदादा? ये दादा ने स्टार्ट किया था, फिर वहाँ से चलते आ रहा है। वहाँ से चलता आ रहा है। ये हमारी थर्ड जनरेशन है जो इसमें काम कर रही है। कोई इसकी आपको जानकारी है कि ये कैसे शुरू किया था आपके पुरखों ने, और फिर मतलब कहाँ से आइडिया आया? या फिर नहीं, पहले एक तो हमारी जो कास्ट है अंसारी कास्ट होती है, जो पहले जो है फैब्रिक बनाने में ही मतलब पहले इस तरीके से ही होता था कि जो जिस कास्ट से होता था वो वही सब काम करता था। तो जब से अंसारी कास्ट के लिए था ये कि कपड़ा बनाने का ही काम होता था उनके लिए। तो 1975 से हमारे दादा ने स्टार्ट किया कपड़ा बनाना। धीरे धीरे आज हम यहाँ तक आए हैं। इसी में हमारी सारी जनरेशन जो है, पापा आए, पापा के बाद हम आए, सब इसी में ही लग रहे हैं अभी। अच्छा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि इसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है? यानी क्या चीज़ निकल कर जाती है, क्या चीज़ अंदर आती है और क्या चीज़ निकल कर जाती है? रॉ मटेरियल तो सर हमारा तो कॉटन का ही होता है, 100% कॉटन का ही यूज़ करते हैं हम। और ये सब मिल मेड यान होता है। फिर आके इसमें हम मिल मेड धागा, फिर इसे जो है नेचुरल प्रोसेस में होता है। उसके बाद हम डाइंग करते हैं इस पर। डाइंग के बाद ये जो है वाइंडिंग प्रोसेस में आता है। फिर वाइंडिंग प्रोसेस के बाद इसे हम वार्पिंग के प्रोसेस में लाते हैं। एक एक करके ये सारी प्रोसेस समझते हैं। हाँ। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है? सबसे पहले जो है वो डाइंग प्रोसेस है, जान आने के बाद। अच्छा, तो मतलब जिसमें कलर होता है, सफेद रंग का धागा आता है जी। है? और फिर ये इसको कलर किया जाता है। इसको कलर किया जाता है, जो भी कलर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये नीचे सफेद रखा है तो ये आया है सबसे पहले, फिर उसको पीले और नीले में, पीले और नीले में हमने अकॉर्डिंग मतलब ज़रूरत के हिसाब से जो कलर हमारे बायर्स को चाहिए थे उनके हिसाब से हमने इन्हें कलर शेड दिए। अच्छा, फिर क्या होता है? रंग दे दिया इसमें। रंग अच्छा, देने की प्रोसेस कुछ पेचीदा होती है? कहाँ पे कलर करते हैं? कलर जो है ये चेम्बर डाइंग होती है, जो मशीनरी होती है, पूरा प्लांट होता है डाइंग का। या छोटा मोटा डाइंग हम अपना इस पे हाथ से ही कर लेते हैं टंकी पर। तो क्या हाँ यही आसपास बनी हुई आप लोग हाथ से ही कर रहे हैं? हाँ, कुछ हम छोटा मोटा हाथ से ही कर लेते हैं। बाकी सब हमारा जो है वो एक अलग से प्लांट लगा होता है डाइंग प्रोसेस का। उसके लिए वो यान वहाँ पे जाता है, डाइंग का कलर वहीं से होकर आता है फिर वो। अच्छा, चलिए हमने डाइंग कर ली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाइंडिंग पे लिए जाता है। जैसे गांधी जी के टाइम में चरखा यूज़ होता था, उसी तरीके से आज तो वाइंडर है इलेक्ट्रॉनिक। कुछ वाइंडर पे जाता है, कुछ जो हमारे यहाँ के आसपास में भी थोड़ा लेबर क्लास में गरीब औरतें वगैरह हैं, वो चरखा चलाती हैं आज भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि गांधी जी चरखा चलाया करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि चरखा असलियत में करता क्या है। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि चरखे से होता क्या है? चरखा जो है वो गांधी जी के टाइम में पहले जो है हैंड स्पम यान होता था, जो हाथ से ही बनता था यान भी। तो उस चरखे से जो है वो यान बनाते थे। यान के बाद ही हैंडलूम पे आके वो फैब्रिक बनता था, जो खादी होता था, जो आज भी हमारा खूब मेन रिसोर्स है खादी जो है। अच्छा, तो वो खादी बनाने के लिए काम में आया करता था उस टाइम, जब गांधी जी ने स्वदेशी लाओ और वो क्या कहते हैं उसे, विदेशी भगाओ, तो उसके करके गांधी जी ने जो है प्रमोट किया था खादी को, जिससे इंस्पिरेशन जागी थी लोगों में कि हाँ खादी यूज़ करना चाहिए अपने ही। अच्छा, गांधी जी तो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, तो कि मशीन्स नहीं होनी चाहिए, सारा काम हम लोग ही कर सकते हैं। मशीनों की बहुत सारी दिक्कतें उनने बताई थी। आपका इसके बारे में कुछ ख्याल है? नहीं सर, मशीन से दिक्कत हमें हैंडलूम से हमें आज भी अच्छा लगता है। हैंडलूम से जो है रोज़गार के ज़्यादा चांसेस होते हैं मशीन के मुकाबले। पर अब अगर हमें भी कंपटीशन में रहना है तो मशीन का यूज़ करना पड़ रहा है।
वरना हम, क्योंकि हैंडलूम के लिए आजकल कोई प्राइस नहीं दे पाता है इतना, क्योंकि हैंडलूम के लिए जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है एज़ कम्पेयर टू मशीन। तो आपका कहना है कि कंपटीशन और मार्केट वो फोर्स हैं जिसके कारण हाथ से करना या बिना मशीन के करना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो। प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए हमने डाई कर लिया, डाई करने के बाद क्या होता है? डाइंग के बाद ही वो वाइंडिंग प्रोसेस में जाता है, जो वाइंडर वगैरह होते हैं, उसके बाद ही वो वार्पिंग कंडीशन में आता है, फिर उसका ताना बनता है जिसे हम कहते हैं ताना और बाना। क्या है यहाँ वाइंडिंग क्या हो रही है? ये वाइंडिंग बॉबिन हो रही है, ये अभी इलेक्ट्रॉनिक और वाइंडर है जिससे हमारा ये बॉबिन वाइंड हो रही है। अच्छा, मतलब ये जो चरखी दिख रही है छोटी सी, जी जी, ये बन रही है ये बॉबिन पे, ये बॉबिन होती है हाँ। जिससे ये धीरे धीरे जो है एक बड़ी फॉर्म में आ जाती है। अच्छा अच्छा, तो चलिए ये बन गई, इसे क्या कहते हैं? इसे बॉबिन बोलते हैं। और जो फाइनल बन गई इसे फाइनल बनने वाली को ही बॉबिन बोलते हैं, जो अच्छा। आ जाती है। आप शटल बता रहे थे मुझे? नहीं, शटल जो होता है वो बॉबिन शटल में यूज़ होती है। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो है ये शटल जो होती है वो हमारी ये होती है, बॉबिन जो है हमें शटल में लगानी होती है ये शटल है? इस तरीके से। जी, ये शटल है, ये जो है ये शटल है और ये बॉबिन है। अच्छा, मतलब ये गोली हो गई और ये बंदूक ये हो गई। बंदूक हो गई, है ना, हाँ इससे ऐसा मान इसको लीजिए। हाँ, निकालना ये गोली हो गई। हाँ। ये इस तरीके से इसमें लगता है, ये इस तरीके से इसमें लगता है। अच्छा, और ये तो यहाँ से हम शटल ये बना के लाए बॉबिंग। जी, बॉबिन बना के लाने के बाद ही ये हमारा जो है शटल में यूज़ होता है। हाँ शटल के बाद फिर हम इसे यूज़ करते हैं मशीन में, हाँ। और फिर उसके बाद ये मशीन चल रही है हमारी। बताइए जरा। ये मशीन से कपड़ा बन रहा है, और ये शटल जो है वाइंडिंग प्रोसेस, ये जो है हमारा वाइंडिंग प्रोसेस के बाद जो है वार्पिंग प्रोसेस के बाद जो है उसके बाद जो है ये हमारा वेफ्टिंग प्रोसेस है, मतलब बाना जिसे कहते हैं हम। ये बाना जो है इसमें डल रहा है। एक मिनट थोड़ी देर मशीन को रोक लेते हैं और आप ताने और बाने के बारे में कुछ समझा रहे थे। हम सब ने सुना है ताना बाना, यहाँ ताना बाना कविताओं में खासकर साहित्य में बहुत यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर टेक्निकली समझना चाहेंगे कि किस चीज़ को दरअसल ताना कहते हैं और किस चीज़ को बाना कहते हैं। तो हमारे दर्शकों को समझाइए ज़रा। ये मशीन के जो पीछे से जो बीम लगा हुआ होता है वो हमारा ताना होता है, और जो शटल में यूज़ होता है वो हमारा बाना होता है। तो बाना हमने वहाँ पे बना लिया। अब बाना वाइंडर से बन गया, और उससे पहले ताना जो है हमारा वो वार्पिंग मशीन होती है। कहाँ पे वो? आइए मैं दिखाता हूँ। चलिए वार्पिंग मशीन देखते हैं। तो दो पैरेलल प्रोसेसेस चलती हैं, वाइंडिंग और वार्पिंग, वो फिर इस मशीन में आती हैं, और जैसे ताना और बाना आसान भाषा में कहते हैं, और वो दोनों साथ मिलकर फाइनल प्रोडक्ट यानी चादर बनाती हैं। इस केस में वाइंडिंग मशीन है। ये वाइंडिंग मशीन जी, क्या है इसकी प्रोसेस? इसकी प्रोसेस ये कौन से हम इसे ताना बना रहे हैं, एक एक धागा जोड़ जोड़ के इसमें बहुत मल्टी धागे लगा रहे हैं, जिससे कि 2000-3000 धागे तक लगते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मोटा वाला ये रिंग है धागे का, जी है ना? जी, धागा तो वही है डाई का। हाँ, डाइंग करके वो वहाँ जो, पे पतला वाला रखा हाँ, था वो थोड़ा। पतला वाला जो है वो उसके बाद जो है पतला ही हो जाता है। जब ये रिंग यू धीरे धीरे ये वाइंडिंग मशीन वेफ्टिंग वाइंडिंग मशीन पाएगा तो धीरे धीरे ये पतला ही होता चला जाता है। तो ये ताना बन गया। ये ताना बन रहा है अभी यहाँ ये ताना बन प्रोसेस रहा है। में ही। वो बाना हमने वो बाना मशीन में जो डल रहा है वो जो बाना शटल में होता है, डाली जो थी, वो शटल बाना था। वो बाना था। चलिए वहाँ पे वापस चलते हैं, फिर चलिए। देखते हैं कि ताना और बाना एक दूसरे में कैसे लगता है। हाँ। चलिए। तो बड़ी दिलचस्प ये प्रोसेस है, मुझे तो लग रही है। मतलब जिन सब चीज़ों के मैंने नाम सुने थे, फैब्रिक, हैंडलूम, पावर लूम, हैंडलूम तो यहाँ नहीं है, पावर लूम हैंडलूम है। भी है, वो हमारे अंदर वाले इसमें हॉल में है। अच्छा, हैंडलूम का जी, पर हैंडलूम से प्रोसेस स्लो नहीं हो जाती? नहीं, उससे स्लो हो जाती है। असल में जो है आजकल प्रोडक्शन सस्ता चाहिए सबको, तो वो हैंडलूम पे जो है कुछ लोग जो हैंडलूम को जानते हैं पहचानते हैं वो हैंडलूम चाहते हैं, पर ऐसे जो कस्टमर हैं वो बहुत रेयर हो गए हैं अब। अच्छा, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो वो उसका ज़्यादा पैसा भी देते होंगे। हाँ, ज़्यादा पैसा देते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब ये मशीन हमारी कोई 10 मीटर कपड़ा बना रही है पर डे, तो वो 3 या 4 मीटर ही बनेगा। ये बताइए कुछ फ़र्क होता है जैसे, या सिर्फ ये मतलब थोड़ा सा क्लासी बनने के लिए है? हैंडलूम और पावर लूम में क्वालिटी का कुछ फ़र्क होता है? नहीं, क्वालिटी तो हैंडलूम का अगर आपके पास कारीगर अच्छा है तो हैंडलूम की क्वालिटी और पावर लूम की भी क्वालिटी सेम आएगी। जबकि पावर लूम एक मशीन है, उसके बाद भी हैंडलूम पे एक अच्छी क्वालिटी आ जाती है अगर आपके पास कारीगर जो हैं आपके अच्छे कारीगर हैं। अच्छा, चलिए अब ये एक बार और हम ये मशीन दोबारा चला के देख लेते हैं, क्योंकि हमने शटल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ताने का और बाने का।
अब इन्हें गुत्ते देखते हैं। जी तो वहाँ से दूसरी तरफ से हाँ, वो बार रहा है हमारा, ये धीरे धीरे बनता चला जाएगा। ये हमारा इधर जो कपड़ा फिनिश हो रहा है वो बन रहा है, वो इस वाले बीम पे आ रहा है। हाँ, और ये बुनता जा रहा है और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट ये फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है हमारा। यही चला जाएगा बिकने के लिए। हाँ, यही बिकने के लिए चला जाएगा। इसमें कोई और प्रोसेसिंग होती है? नहीं, फिलहाल तो हमारे पास जो है हमारा ये होम फर्निशिंग का प्रोडक्ट है। फैब्रिक जो है तो वो हम जो हमसे लेते हैं फैब्रिकेटर वगैरह वो ही यूज़ करते हैं उसे कुशन कवर वगैरह बनाने में। तो वो हमसे वापस इसका कुशन कवर बनाते हैं, टेबल कवर बनाते हैं, वो सब फिर प्रोसेस उनके पास चली जाती है। तो ये एक ही फैब्रिक से कुशन कवर चादर सब बना सकते हैं या अलग अलग डिमांड के हिसाब से आप अलग 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 क्वालिटी होती है, अलग अलग डिमांड होती है। आपको कुशन कवर के लिए अलग फैब्रिक चाहिए होता है, टेबल कवर के लिए थोड़ा अलग चाहता है, वो अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। पहले से वो कस्टमाइजेशन कर देते हैं मशीन में कि ये चीज़ हमें चाहिए, उसके लिए हमें जो है धागा जो है वो काउंट वेरिएशन होता है। इसमें एक काउंट होता है धागे का स्पेशलाइजेशन के लिए, जिससे मोटा पतला काउंट होता है धागे का। अच्छा, चलिए इसे बंद कर देते हैं, कुछ और बातचीत करते हैं थोड़ी सी। मेरी दिलचस्पी प्रोसेस और इधर उधर की राजनीति को समझने के अलावा थोड़ा सा लोगों को समझने में भी है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा आपको समझना चाहता हूँ, आपके काम करने का तरीका समझना चाहता हूँ। आपको ये सब फैक्ट्री और ये सारी चीज़ें पुरखों से विरासत में मिली। विरासत में मिली। तो पहले तो ऐसा होता रहा होगा कि शायद हैंडलूम ज़्यादा होता होगा, फिर धीरे धीरे मशीनरी आई है। पहले हैंडलूम पे ही होता था सारा काम। हाँ। और जो खादी वगैरह है वो आज भी हैंडलूम पे ही बन रही है। हाँ। पावर लूम पे नहीं बनती है, और पावर लूम वाली लोग लेना भी नहीं चाहते हैं, वो हैंडलूम वाली ही यूज़ करते हैं खादी। तो धीरे धीरे ये सब मशीनरी आई हैं, अभी ये पावर लूम आ गई, इससे ऊपर सटलेस आ गई हैं। तो कंपटीशन के लिए हमें भी ये यूज़ करनी पड़ती है, वरना फिर वही बात है, हर आदमी को सस्ता चाहिए। अच्छा, पुरानी पीढ़ी जैसे नई पीढ़ी के लोग ये देखते होंगे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके हिसाब से हमें नया बदलना पड़ेगा। लेकिन जो पुरखे होते हैं जनरली ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो चल रहा है उसी को चलने दो, क्योंकि वो उसमें सिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसा तनाव अपने? नहीं, वो सब चीज़ें पहले पापा के टाइम पे, दादा के टाइम से, जब पापा ने ये सब चेंजेस लाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है जो पुराने लोग हैं वो जिस चीज़ में उन्होंने काम किया है वो उसी को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, कि हाँ ये हमारा यही है तो इसे ही रहने दो। पर मार्केट, जब आप बंदा कोई मार्केट करता है तो उसकी पता चलता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप कैसे कंपटीशन बीट करोगे, वरना तो आप पीछे रह जाओगे अगर आप वही सब पुरानी टेक्नोलॉजी या पुरानी उस पर यूज़ चलते रहोगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग जिनको फैमिली बिजनेस विरासत में मिलता है, उनको एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके दिमाग में। वो करना, कभी कभी करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उनका चूंकि इस्टेब्लिश्ड फैमिली बिजनेस है तो फिर उनको ये करना पड़ता है। आपके मन में कोई और चीज़ थी? मन में कभी कोई और चीज़ नहीं आई, बस यही था कि थोड़ा जो भी पढ़ाई वढ़ाई की है अपना, उसके बाद जो है अपना ही बिजनेस करना है। तो अपना ही बिजनेस करना था, तो फिर अपनी ही लाइन में करना ज़्यादा सिक्योर भी रहा और ठीक भी रहा आगे चल के। क्योंकि आजकल जो है वैसे ही जब से कोरोना कॉल आया है तो बड़ी दिक्कतें हो गई हैं लोगों को कारोबार की। पर फिर भी यह है कि पुराना काम है तो लोग जानते हैं, हम जानते हैं, तो ठीक है। अब भी कोई जवानी की उम्र में जब लड़के कॉलेज में आ रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं, जैसे हम लोग इस उम्र में। तो उस समय आपने पापा से, आपके मन में कोई और चीज़ नहीं आई यार ये करते हैं? पहले से ये टारगेट सेट था हमारा कि हाँ हमें यही करना है। अच्छा, आपका काफ़ी सही सिक्योर्ड मामला है। सही है, बढ़िया है। अच्छा, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे एक और, आपके अलावा भी कोई और है आपके साथ कोई काम देखते हैं, आपके भाई वगैरह? हाँ, नहीं, पापा हैं, एक छोटा भाई है। अच्छा, पापा और छोटा भाई साथ में काम देखते हैं। अच्छा फैजान जी, ये बताइए कि अमरोहा काफ़ी मिली जुली पॉपुलेशन वाला इलाका है ना? जी जी, मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ की। और ये भी सुना है हमने कि यहाँ पे वैसी तनाव वाली स्थिति नहीं होती है। नहीं, यहाँ जो है बहुत भाईचारे से लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से। कभी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, और ये सब जो है हिंदू मुस्लिम ये सब यहाँ नहीं चलता है। सब लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से एक दूसरे के फेस्टिवल में सेलिब्रेशन करना, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पहले से ही हमें अपने पुरखों से मिली हैं, और हमें भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ जो है लोगों में ये सब चीज़ें नहीं है कि ये हिंदू है मुस्लिम है, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती हैं। अच्छा, जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग सहारनपुर में थे, सहारनपुर की भी ऐसी ही डेमोग्राफी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था। सहारनपुर में लोगों की ये शिकायत थी कि लोगों के दिमाग में जहर भरा है, अलग तरीके से लोग सोचने लगे हैं, ये सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे ये सब आपको नहीं, यहाँ पे ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। क्या कारण है? अमरोहा में क्यों नहीं है? क्यों है सहारनपुर में और दूसरी जगहों पे, और अमरोहा में ऐसा क्या है कि यहाँ पे नहीं है? बस कभी यहाँ के लोगों को समझदारी कहना पड़ेगा, क्योंकि ये इन सब चीज़ों में नहीं पड़े हैं आज तक, और अपने अपने काम से कारोबार से लगे रहते हैं। कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है? बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत सरकार नहीं। से कोई दिक्कत नहीं है? आपके काम में सरकार कुछ मदद कर नहीं, सकती है? सरकार से हमें दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर हमारा जो ये पावर लूम वाला है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पे जो है सब्सिडी, लूम के हिसाब से सब्सिडी आती थी, उसके लिए अभी जो है गवर्नमेंट में मतलब कभी आता है कि बंद कर रहे हैं उसे, कभी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक तो दिन ब दिन महंगी है। यूपी में जाहिर सी बात सबसे महंगी बिजली जो है यूपी में ही है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद ये पावर लूम के लिए मुलायम सिंह गवर्नमेंट में 2006 में ये स्टार्ट हुई थी सब्सिडी वाला, जो फिक्स चार्ज था लूम पे। तो कभी सुनते हैं कि ये मतलब बढ़ा रही है गवर्नमेंट, का भी कहते हैं कि इसे ख़त्म करके कॉमर्शियल में ही लाना चाह रही है। अगर ये कॉमर्शियल में आता है तो ये जो छोटा मोटा व्यापार लोगों का बचा है ये ख़त्म हो जाएगा। बिजली एक मेन रिसोर्स है जो हमें चाहिए है, और अब तक हमें सस्ती बिजली मिलती आ रही है, पर आगे चल के अगर ये बढ़ जाएगा रेट इसका, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है, एक तो काम नहीं है इतना अभी जब अच्छा, से ये लेकिन सरकार तो जैसे कोविड वगैरह में भी इकोनॉमी कोलैप्स होते होते बची, नीचे गई, तो सरकार ने तो उसे रिवाइव आ गई है, सरकार काम कर रही है उस पर। तो सरकार ने उसे रिवाइव करने के लिए उसकी एक मेन स्ट्रेटेजी ये भी थी कि मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, जिनमें से एक आपकी है, MSME, हाँ, तो उन्हें रिवाइव करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो वो फर्क आपको दिखा? नहीं, उसके लिए हाँ सरकार ने काफ़ी लोन्स वगैरह लेकर आई थी, पर लोन्स वगैरह लेके आदमी एक प्रोडक्ट तो बना लेगा, पर उसके लिए एक बेचने के लिए एक अच्छी मार्केट प्लेस होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को हैंडलूम के लिए एक मार्केट अलग से देनी चाहिए। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं? अभी की जो मार्केट प्लेस है, अभी कैसे इसे बेचते हैं आप लोग? अभी जो है हम जो दिल्ली या नोएडा में छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स या कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, या हमारे जो ये इंडियन ब्रांड हैं फैब इंडिया जैसे, उन्हें सप्लाई दे रहे हैं। बाकी कुछ लोकल में तो इतना बिक्री नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं लोग। अच्छा, ठीक है, चलिए इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे एंडिंग देना नहीं आता है, ये मेरी पहली रिपोर्टिंग थी। मेरे हाथ में आपने फ़ोन भी देखा होगा। कुछ भी बोल देने से अच्छा है कि कुछ देखकर बातचीत को एक सही दिशा में ले जाया जाए। तो इस बातचीत को फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।